तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ठीक है, सो अब आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मेरी तरह, जिस तरह से मैं एक्साइटेड हूँ कि आज से हम बिल्कुल अपनी BEV 181 जो बुक है उसको लेके स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम EVS के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इग्नो का जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा भाई बहन है, जो वो ये वीडियो देख रहा है, तो उसको मैं ये बताया उनको सबसे पहले मैं आपको ये सब बता दूं कि जो इग्नो में जो हमारा EVS का जो पेपर होने वाला है, इसमें जो है थ्योरेटिकली आप नहीं लिखोगे। ठीक है, सो इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें मल्टीपल चॉइस देखने को मिलता है। ठीक है, MCQs देखने को मिलते हैं। तो किसी मैक्सिमम जिनको थ्योरी से परेशानी होती है, जिनको थ्योरी लिखने में थोड़ी कंफ्यूज होता है, उनके लिए अच्छी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको सिर्फ MCQs देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात क्रिएट कर दी है। ठीक है, सो आपकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसे भी बताना चाहता था। ओके, सो अभी तक हमने ये आज हम बात करें इसकी, तो हमने ये बुक अपनी स्टार्ट कर दी है। आज हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है अवर इन्वायरमेंट। ओके, आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आई होप कि आप सब की भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है हमारा इन्वायरमेंट, हमारी उसके आसपास क्या पाया जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें पाई जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये है उसका स्ट्रक्चर। सो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे चैप्टर का किस तरह से इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो अच्छा, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए मेन पे चलते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। मैं आपको एक्चुअली अगर इग्नो के अलावा इग्नो के स्टूडेंट्स हैं तो उसी मेन फैक्ट्स ही नोट करेंगे, क्योंकि थ्योरी लिखने की बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेपर में MCQs आएंगे। सो अगर इग्नो के अलावा कोई मेरा जो मेरा फ्रेंड देख रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ पर मिलता है, आप यहाँ से सब कुछ नोट कर सकते हो। ठीक है, इग्नो वाले भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी तो कभी ना कभी काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे में MCQs है तो उसी के सबसे देना। ठीक है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन के आज के बारे में। अर्थ, सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि अर्थ जो है धरती हमारी गोल नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल है, कहीं कहीं इस तरह से है। ओके, और आपको पता है 29 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। सो ये इस तरह से होगी, आई थिंक सो। ठीक है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट Earth is the only planet known for supporting life. Despite the vastness of Earth, life exists only a very narrow zone of Earth called biosphere. Sun is the only source of energy which enables continuous interaction among various life forms. ठीक है, ओके, सो इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ ऑब्वियसली हमको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। ठीक है, मतलब अगर बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स के सामने जो हमारा अर्थ है वो मतलब इतना सा भी नहीं होगा। ठीक है, सो अगर बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में आती है गैलेक्सी, गैलेक्सी में आता है सोलर सिस्टम। ठीक है, और भी बड़ी ज़्यादा बात है, मैं आपको नॉर्मल डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। ओके, जब बात करें हम सोलर सिस्टम की, सो अगर लेट कर लेते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। EVS के साथ साथ देखो, मैं भी आपको यहाँ पर ज्योग्राफी का भी एक छोटा सा टॉपिक समझा ही देता हूँ। ठीक है, अगर ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो सोलर सिस्टम की बात करें तो यह अगर हमारा आ गया सन, सबसे पहली बात है कि जो सन है प्लैनेट्स के आसपास नहीं घूमता है, प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। ठीक है, ओके, सो ये थ्योरी आपको पता है, ज्योग्राफी में दी थी, अभी मैं थोड़ा नाम भूल गया हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है मुझे। ठीक है, अच्छा, सो बात करें अगर ये लट कर लेते हैं, ये सन है, सो इसके आसपास कौन है, प्लैनेट्स होंगे। ठीक है, मर के ओके, ठीक है, सो ऐसे मैंने समझाने के लिए बनाया। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझाए, इतना ज़्यादा माइंड ना करो। ओके है, चलो एक मिनट में आपको दूसरी तरह से बनाता हूँ, रुको। ओके, सो यहाँ पर देखो, अभी हम EVS से तो ज्योग्राफी में चले गए। चलो एक मिनट के लिए हम समझ लेते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये अगर कर लेते हैं हम, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर मान ली इतना ही हमारा सोलर सिस्टम है। सो ये है सन। ठीक है, ऑब्वियसली सन है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लैनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो इसके आसपास घूम रहे हैं, यहाँ से रेवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऑर्बिट्स पे, तो ये है उसकी ऑर्बिट, ये है करते हैं। ऑब्वियसली हमको पता है मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, हम ग्रीन लेते हैं, अर्थ, ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न के आसपास रिंग्स भी हैं। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, सो ये है प्लूटो। अभी आप बात करो तो आप बोलोगे कि आपको पता ही नहीं है कि प्लूटो प्लैनेट है। हमको पता है जी, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, लेकिन पहले ये प्लूटो प्लैनेट था। सो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, एक सिर्फ छोटे से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों आप प्लूटो प्लैनेट नहीं है। सो आपको इतना पता होगा, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो गए, तो एक प्लैनेट होने के लिए कुछ सर्टन कंडीशन होती है कि हर एक उस पर्टिकुलर चीज़ का अपना मास होना चाहिए। ठीक है, अपना एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए, और ठीक है, और उसका ये भी होना चाहिए कि उसका एक अपना ऑर्बिट होना चाहिए, जिसमें जिसमें अपने ऑर्बिट में घूमेगा और दूसरे किसी भी प्लैनेट का रास्ता नहीं काटेगा। सो हमने देखेंगे किस तरह से जो प्लूटो है, जो ये प्लैनेट था, ये भी पहले सोलर सिस्टम का पार्ट था, लेकिन जब हमने देखा कि किस तरह से जब इसने नेपच्यून का पार्ट ऑर्बिट काट दिया था। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर उसका देखो, ये लेट कर लेते हैं, ये है इसका ऑर्बिट है। ठीक है, नेपच्यून, ये है नेपच्यून और इसकी ऑर्बिट है, ये मतलब इसने ऑर्बिट पे घूम रहा है। सो प्लूटो ने क्या किया, प्लूटो यहाँ से चल रहा है और इस तरह से उसने इसकी ऑर्बिट काट दी। ठीक है, ये मतलब इसकी जो रास्ता ये काट दिया। सो इसने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की, मतलब कि ऑब्वियसली इसने नेपच्यून का रास्ता काटा, इसलिए तब से प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया। ठीक है, सो ये थी उसके पीछे लॉजिक। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अर्थ के बारे में। ठीक है, सो ये हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ यहाँ पर पाई जा रही है। ओके, सो हमने देखा कि अर्थ इतनी छोटी, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली, अब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतना साइज। अब हम बात करते हैं अर्थ। तो अगर अर्थ इतनी है, ठीक है, अब हम दूसरे से वीडियो देखते हैं।
ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि अर्थ का कहाँ हम अप्लाई करते हो, चलो चलो में। सो मैंने बताया कि अगर इतना बड़ा एरिया, ठीक है, इतना बड़ा एरिया, इतना वास्ट एरिया है अर्थ, उसमें भी सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन पे ही लाइफ पाई जाती है। अगर हम बात करें यहाँ से अंटार्कटिका की, तो वहाँ पे लाइफ नहीं पाई जाती है। नॉर्थ पोल की बात करें तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस नहीं मिलती, हमको देखने को मिलता है बायोस्फीयर की बात कर रही है यहाँ पर। बायोस्फीयर ऑब्वियसली आपको पता है कि जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, हाँ हमको पता है कि अर्थ के जो लेयर्स है वो कहाँ पर कितने उसमें डिवाइडेड है। आगे क्लाइमेटोलॉजिकली अगर जब मैं ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करूँगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सो लिथोस्फीयर करें, हाइड्रोस्फीयर करें, ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर आ गया, उसके बाद क्रायोस्फीयर आता है एक, जैसे पर आइस होती है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, सो लिथोस्फीयर मतलब वैसे जमीन, धरती, ऐसे हो गया पानी, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब लाइफ, क्रायोस्फीयर मतलब ग्लेशियर्स, ठीक है। और एटमॉस्फेयर ओबियसली हमारा आसपास का एरिया, ठीक है। सो बायोस्फीयर जहाँ पर हो, ओबियसली बायोस्फीयर मतलब लाइफ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी भी होगा, थोड़ी थोड़ी ज़मीन भी होगी, धरती, इसका एटमॉस्फेयर भी होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ग्लेशियर होंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें जहाँ पर ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पूरी फुलफिल नहीं हो रही हो, वहाँ पर लाइफ का होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बता रहे कि अर्थ में भी ऐसे कहीं जगह जगह हैं जहाँ पर इतनी ये जो ये कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं होती हैं, ठीक है। ओके, सो इतने वास्ट एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ही ऐसी जगह जगह है जहाँ पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन फिल नहीं होती है और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ओके। और हमको देखने को मिलता है कि पूरे सोलर सिस्टम के लिए जो सन ही है, सिर्फ सन ही है वो जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। सन ही एनर्जी का सोर्स है। फॉर सेंचुरीज ह्यूमन हैव कंसीडर्ड द अर्थ एंड इन्वायरमेंट as virtually unlimited resources, but subtle and gradual changes have altered an environment in many different ways. Special mentions have been made of human population within the change in scenario over the years, particularly since in the Industrial Revolution. We hope that in this unit we will give a better understanding of the environment and various components of this unit. We are also able to the use of your intelligence and skill for managing your environment and keeping it healthy and future generation. This unit will further explain blah blah blah. अच्छा, सो यहाँ पर इतना ये बताया गया कि इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब हम एंशिएंट टाइम की बात करें, जहाँ कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, जहाँ पर हमको जो ह्यूमन के सोर्सेज थे वो अच्छी तरीके से मिलते थे, पूरी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती फुलफिल होती थी। लेकिन जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ता गया, जिस तरह से जो दुनिया आगे बढ़ती गई, उस तरह से जो रिसोर्सेज है उनकी भी कमी आने लगी। और हमको देखने को मिलता है कि आगे इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हमारे इन्वायरमेंट में, किस तरह से हम अपनी इंटेलिजेंस, किस तरह से हम अपने स्केल का यूज़ करके उसको बचा सकते हैं। ओके जी, सो अपने रिसोर्सेज, अपने आसपास के रिसोर्सेज बचाएं, ओके, और इन्वायरमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। ओके, सो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेसिफिक सराउंडिंग और मीडियम विद विच इट कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट, ड्राइव्स इट्स subsistence and to which it fully adapted. The surrounding is natural environment. The word natural environment brings to mind broad aspects of landscape such as soil, water, desert, or mountains, which can be more exactly described in terms of physical or abiotic influences such as differences in moisture, temperature, texture, and soil. Air quality, it also includes biological and biotic influence in the form of microbes and animals. Thus, environment is defined as some total of all living and non-living components, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नॉर्मली सिर्फ इसमें इतनी ये बात की बताई गई है कि किस तरह से जो हर एक पर्टिकुलर चीज़ का एक इन्वायरमेंट होता है। अगर आप बात करें अपने घर के बाहर की जाके, तो एक आपके घर के बाहर की बात करें तो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं यहाँ पे पेड़ लगे होंगे, ये आसपास पहाड़ होंगे, मतलब दूर दूर पहाड़ होंगे ऑब्वियसली, कहीं ग्राउंड होगा, कहीं स्कूल होगा, ठीक है, कहीं पे पार्क होंगे। सो ये उनका सराउंडिंग हर एक, मैंने इसमें ये बताया कि हर एक जो पर्टिकुलर चीज़ है, हर एक जो इस अर्थ में है उसका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। उस सराउंडिंग को बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं आज ह्यूमन इतना बढ़ चुका है, उसने ओबियसली नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन मेड मॉडिफाई कर दिया हुआ अपने में, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बात करेंगे टाइप्स की, तो आगे मैं थोड़ा सा आपको भी बताता हूँ कि टाइप्स में जब बात करेंगे तो ह्यूमन नेचुरल होता है, इसके बाद एक होता है ह्यूमन मेड और एक होता है ह्यूमन मॉडिफाइड, ठीक है। सो अगर जो पार्क्स की बात करें हम, या फिर जो सेंचुरीज की बात करें, तो ये ह्यूमन मॉडिफाइड होता है, क्योंकि ऊपर कहीं ना कहीं वो नेचुरल है पार्क, वहाँ पर पेड़ शेड़ लगे होते हैं, घास वगैरह होता है, लेकिन वो ह्यूमन के द्वारा मॉडिफाई किया होता है अपनी कंफर्ट जोन के लिए। ओके, सो ह्यूमन मेड होता है, जैसे इंडस्ट्रीज होगी, सिटीज़ होगी, वो नेचुरल नहीं, वो उसमें कोई भी हमको नेचुरल एक्टिविटी देखने को मिलती नहीं, देखने को मिलती नेचुरल सोर्स कोई नहीं। अब बाजार जाओ, उधर आपको बाजार में पेड़ थोड़ी देखने को मिलेंगे, बाजार में आपको घास वगैरह थोड़ी देखने को मिलेंगी, बाजार में आपको और सारी चीज़ें थोड़ी देखने को मिलेंगी जो जंगल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो वो पूरा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, जहाँ जो ह्यूमन ने अपने लिए बनाया हुआ है। ओके, तो ये भी आपको समझना है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने सुना कि, और हमने देखा कि जब भी हम जो शब्द है इन्वायरमेंट, ठीक है, जब भी हम जो इन्वायरमेंट सुनते हैं, समझते हैं, सुनते हैं किसी मुझसे, हमको एक अलग ऐसा जाता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब एक बहुत बड़ा सा एरिया, ठीक है, मतलब जहाँ से नदी, जब भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करो, जहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, जंगल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया, फॉरेस्ट है, ठीक है, डेजर्ट्स होंगे। सो ये हमारा ब्रॉड एस्पेक्ट है, हमारा माइंड में आता है कि ये है नेचुरल इन्वायरमेंट की, ओबियसली नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशंस को ये फुलफिल करता है, ठीक है।
ओके, सो नेचुरल इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर ये थी कि सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस अराउंड है, मतलब हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है। सो एक इनकी जैसे साइकिल बन गई है, पेड़ है वो, ठीक है, कहीं ना किसी तरह से CO2 लेता है एनिमल्स से, और एनिमल से वो पेड़ को खाएंगे, और एनिमल्स जो है वो पेड़ों पे डिपेंड है CO2 के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, और जो प्लांट्स हैं वो CO2 पे डिपेंड है कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, ओके, ठीक है। सो अगर बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है, इन्वार्नो, ठीक है, फ्रेंच शब्द से इन्वायरमेंट लिया गया है, इन्वार्नो, जिसका मतलब होता है इन सर्कल अर्थ अराउंड, और विच वाइल मेन का मतलब होता है ऑक्शनिंग, ठीक है। सो इन्वायरनो का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास क्या है, ठीक है, उसको मतलब होता है इन्वायरनो, हमारा सराउंडिंग, ठीक है। सो जो हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और उसका उस ऑर्गेनिज्म का उसके नेचर के साथ क्या, उसके उसके नेचर के साथ क्या रिएक्शन है, क्या उसका इंटरेक्शन हो रही है एक दूसरे के साथ, कोई इंसान है जाके पेड़ काट रहा है, या फिर कोई इंसान जंगल में जाके रह रहा है, या फिर जब हम देखते हैं बात करें लाइफ, तो किस तरह से जो ट्राइब्स हैं वो उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर डिपेंड है, वो वहीं से सब कुछ फ्यूल्स ले रहे हैं या वगैरह, और भी सारी जो चीज़ें वो जंगल से ही ले रहे हैं, ठीक है। सो उनका इंटरेक्शन कहीं ना कहीं जंगल से होता है। ओबियसली अगर बात करें नॉट ओनली ट्राइब्स, या फिर obviously हर एक चीज़ आज के टाइम की, हर एक पुरानी, ऐसा कोई नहीं है जो नेचुरल इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ जो है नीचे से ही आती है। सो ये बता रहा है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का उसके नेचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसमें हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। For humans, there are several kinds of environment, such as human environment, business environment, political environment, and so on. But we are going to discuss only about natural environment: air, water, land, plant, animal, and other organisms. Any individual in nature interacts with the environment, influences, and it in turn influenced by it. Thus, environment is sum total of air, water, land interrelationship among themselves, and also with the human beings, plant, animals, and other organisms. The most significant attribute of effect of environment on life of an organism is interaction of environment elements. These abiotic and biotic factors are dynamic in nature and interact with each other in every moment of life. तो यहाँ पर नॉर्मली कुछ नहीं बता रहा, नॉर्मली सिर्फ इतना आइडिया दे रहा है आपको कि किस तरह से जो एक बायोटिक और एक ए बायोटिक, ठीक है, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, ठीक है। सो जो किस तरह से जो लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का एक दूसरे के साथ रिएक्शन है, एक दूसरे का इंट्रैक्शन है, कि किस तरह से एक दूसरे ये लिविंग थिंग जो है इन पर डिपेंड होते हैं, और ठीक है। सो किस तरह से एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, किस दूसरे से एक पर्टिकुलरली एक सराउंडिंग में, एक इन्वायरमेंट एक दूसरे से रह रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका रिलेशनशिप बताया हुआ है इसमें, ठीक है। सो डेफिनेशन कुछ नहीं, इतना से बताया कि किस तरह से इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है। और बताया कि ह्यूमन्स जो है वो कहीं तरह से अगर हम आगे जाके बात करेंगे किस तरह से ह्यूमन डोमिनेट हो गया, उसमें उस हिसाब से बता रहा है कि किस तरह से जो ह्यूमंस के, ये सिर्फ नॉर्मली एक इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके और भी अलग इन्वायरमेंट, जिसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट है, ह्यूमन का अपना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है हमको, ठीक है। बट हम इस चैप्टर में सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। No organism can live alone without interacting with other organism. So each organism has other organism as a part of its environment. You must be aware that all animals are directly or indirectly depend upon plants. Basically, the green plants that manufacture their own food. Plants also depend on animals for a few things, such as pollination of flowers and dispersal of fruits and seeds. देखो बहुत अच्छी बात बताई कि किसना हमको देखने को मिलता है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है इस दुनिया में जो कि किसी पे डिपेंड ना हो। अब बात करें, अब बात करो, अब जैसे हमको देखने को मिलता है कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है जो कि प्लांट्स को किसी की जरूरत नहीं है। अब इसलिए हम हर एक इंसान जी रहा, किसके लिए जी रहा, खाना खाने के लिए जी रहा, ठीक है। सो जो प्लांट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने पॉलिनेशन करवाने के लिए, जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो किस तरह से जो एक प्लांट्स का फ्लावर है, ओके, पॉलिनेशन मतलब किस तरह से जब एक फ्लावर्स जो है, अच्छा, सो पॉलिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन का मतलब होता है डिफाइन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सम सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो रही है कि पॉलिनेशन की क्या होता है, ठीक है। सो एक बार वापस टॉपिक से थोड़ा सा भटकते हैं, और मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पॉलिनेशन क्या है, जिसको नहीं पता हो तो उसको भी पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन मतलब एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, वो अपने यहाँ से पोलन ग्रेन से, मतलब एक ऐसा पत्ता होगा, ठीक है, अगर आपने, आई होप कि मेरा ऐसे ड्राइंग नहीं है। सो जो यहाँ से एंथर है ना भाई, यहाँ पर सेपल्स पेटल्स जब हम पढ़ते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो यहाँ से जब एक प्लांट एंथर भेजता है दूसरे प्लांट में, ठीक है। सो ये प्लांट का एक पत्ता है, ठीक है, यहाँ से दूसरा पत्ता हो गया, ये यहाँ से इसके एंथर यहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर ये अपने यहाँ एंथर यहाँ से दूसरे प्लांट के यहाँ पर लगा, दूसरा प्लांट यहाँ पर लगा बैठो। सो यहाँ ये प्लांट इस वाले अपने एंथर यहाँ से इसके स्टिग्मा में भी भेज सकता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं जब एक प्लांट अपने एंथर दूसरे किसी और प्लांट के स्टिग्मा में, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अब आम का पेड़ है तो वो पपीते के पेड़ के साथ अपनी ये वाला प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। आम का पेड़ आम के पेड़ के साथ ही कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है सेम स्पीशीज का पेड़ जब दूसरे पेड़ के साथ अपना
अपना पोलन ग्रेन शेयर करता है, जब दूसरे प्लेयर को अपना पोलन स्टिग्मा देता है, ठीक है, सॉरी जो अपने पोलन ग्रेन्स हैं वो अपने एंथर से स्टिग्मा में देता है। तो इस तरह से हमको देखने मिलता है कि जो पेड़ है वो अपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है। तो इसमें इसमें उनको कहीं ना कहीं एनिमल्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस प्रोसेस में। और हम बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, इसमें भी सो प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स और टाइप्स कितने हैं, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स, टाइप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? Broadly, the environment comprises of abiotic, non-living, and biotic living components. Some example of biotic and abiotic components of environment are, मैंने आपको पहले बता दिया कि abiotic का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग, ठीक है। सो अगर आपको कभी कोई ये क्वेश्चन है तो ये भी डाल देना, ठीक है। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स ये हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स ये हैं, ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जिनमें कोई जान नहीं, जिनमें ऑब्वियसली लाइफ नहीं हो, ठीक है। लाइट, अब बात लो लाइट में कोई जान नहीं है, लाइट में कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। सो ये नहीं कि लाइट इतनी छोटी बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, या फिर लाइट कुछ अब्जॉर्ब कर रही है, खा रही है, ठीक है। सो लाइट एबायोटिक कंपोनेंट, लेकिन इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इन्वायरमेंट एक कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, बादल, बारिश, ह्यूमिडिटी एंड वाटर, ओके, नमी और पानी, टेम्परेचर, ओके, एटमॉस्फेरिक गैसेज, जिसमें एटमॉस्फेरिक गैस आपको पता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। आप जब आगे जाके क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेज, ठीक है। सीजनल चेंजेस, ओके। टोपोग्राफी मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया का किस तरह से हाल है, किस तरह, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ओके। सो ये है एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। सो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से इन्वायरमेंट के? बायोटिक फैक्टर्स जिनमें जाना है, प्लांट्स, ऑब्वियसली प्लांट्स में जान होती है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड पैरासाइट। जो एनिमल्स बात करें तो ह्यूमन इज आल्सो एनिमल, इज अ बट सोशल एनिमल। एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफी है अरिस्टोटल की या शायद प्लेटो की है, सो उसमें उन्होंने बताया। तो एनिमल जो ह्यूमन है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमन्स को भी एनिमल में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद पैरासाइट्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। किस तरह से जब कोई चीज़ डिग्रेड होती है तो वो उसको मतलब मिट्टी में मिला के और वापस प्रोसेस चलाते हैं, जब हम बात करें कार्बन साइकिल की या नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर के टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट की कितने टाइप्स होती हैं? सो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट की दो टाइप होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन हम जैसे जैसे हमारे स्टडी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो हमारा जो सिलेबस है वो ब्रॉड होता जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है वो अलग बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर इतना जो दिए गए, इतना आप ऐसे अगर अपनी मर्जी से चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नॉर्मली आपको इसे भी इतना बताता हूँ, ओके। सो यहाँ पर क्योंकि डार्क मोड से शायद आपको इतना ऐसा दिख रहा है। सो मैंने आपको पहले ही जिस तरह से बता दिया कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि, ठीक है। सो ये देख सकते हो हम, जैसे ये है नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। हमको 3 टाइप्स देखने को मिलती हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पर हमको देखने को मिलता है ओशन, ठीक है। ओशन अगर बात करें, समुद्र तो ऑब्वियसली नेचुरल है, उसमें हमारा ह्यूमन का कोई इफेक्ट नहीं है, उसको कुछ चेंज। डेजर्ट की बात करें तो ये भी नेचुरल मिलता है। जंगल की बात करें, ऑब्वियसली जंगल भी नेचुरल है। अगर ये है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट कौन से? ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट होगी ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन, सेंचुरीज, पार्क्स एक्सेट्रा। क्यों है ये ह्यूमन मॉडिफाइड? क्योंकि देखो आप बात करें एक पर्टिकुलर इसकी बात करो, जैसे सेंचुरीज की बात करो, ठीक है, या पार्क की बात करो। पार्क में क्या होता है? पेड़ लगे हुए हैं, घास लगा हुआ है, यहाँ पर बेंच लगे हुए हैं, ओके, और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। सो वो कहीं ना कहीं जंगल को रिप्रेजेंट करे, लेकिन ह्यूमन ने उसको मॉडिफाई किया। वो कहीं ना कहीं एक जगह पहले टाइम पर शायद जंगल हुआ होगा, या फिर बहुत सारी झाड़ियाँ या कैसा है जहाँ पर रह नहीं सकते, या फिर जहाँ पर दूसरी कंडीशन, लेकिन ह्यूमन ने उसको अपने कंफर्ट जोन के लिए अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। अब आपको यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज हो सकती है कि ह्यूमन मेड और ह्यूमन मॉडिफाइड और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। नेचुरल इन्वायरमेंट तो ऑब्वियसली आपको पता गया कि कितना आसान है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन मॉडिफाइड और एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में बड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन ने उसने पूरी जो चीज़ है उसको पर्टिकुलरली ओवरऑल चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने तरीके से पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब एक पर्टिकुलर एक एरिया, ठीक है, लेट को लो एरिया, ह्यूमन ने इसके सारे फॉरेस्ट काट दिए, ट्रैक्टर लगाई, जेसीबी लगाई, सारा एरिया प्लेन कर दिया, क्लियर कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एक शॉप खुली, छोटी सी दुकान खुली, यहाँ पर एक स्कूल खुलता है, यहाँ पर एक टेम्पल है, बस 3 घर हैं, ठीक है। लेकिन हमको देखने को मिलता है कुछ समय बाद यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री भी लग गई है, बड़ी इंडस्ट्री लगी है, ठीक है। यहाँ पर साइड पे घर बनने लगे हैं, यहाँ पर और भी कॉलोनीज आ गई, यहाँ पर मार्केट आ गया, यहाँ पर मॉल आ गए, यहाँ से रोडें जा रही हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, यहाँ से साइड से नदी जा रही है, जहाँ के अब हमने देखा क्या पहले ये जगह ये क्या थी, एक जगह सारी नेचुरल इन्वायरमेंट थी, लेकिन ह्यूमन ने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बना दिया। ह्यूमन मेड क्यों? क्योंकि इसमें हमको कोई भी जगह पे जो नेचर की चीज़ें नहीं देखने, लेकिन इसी के कंपेरिजन में जहाँ पर एक पर्टिकुलर इतना बड़ा एरिया है, जहाँ पर पहले घास लगी थी, यहाँ पर जो लंबी लंबी खेती होती थी, या फिर जहाँ पर बड़ी ज़्यादा झील था, पानी था, ठीक है। अब उसने ह्यूमन ने इसको क्या कर दिया, ह्यूमन ने इसको पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें पार्क बना दिए, सुंदर सुंदर सेंचुरीज बना दी, ठीक है। आगे बात करो, नेशनल पार्क बता दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता दिए, जू बना दिए, ठीक है। सो ये ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन ने मॉडिफाई किया, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बाकी उसमें नेचुरल और ह्यूमन के दोनों के अंश मिलते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा ह्यूमन मॉडिफाई और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या होता है।
सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, ठीक है, ऑब्वियसली कितना ज़्यादा इन्हें सिग्निफिकेंस है, ऑब्वियसली हमारे डिपेंड है इन्वायरमेंट पे। सो ये आप अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। वट एवर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म इनहैबिट दे ऑल नीडेड लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट फॉर देयर सर्वाइवल, दिस इंक्लूड एयर दैट वी ब्रीथ, फूड एंड वाटर दैट वी टेक इन, एंड शेल्टर इधर एज नेचुरल केव एंड ट्री होल्स एंड एज आर्टिफिशियल ड्वेलिंग लाइक हाउसेज। एनवायरमेंट इज द ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स दीज लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स। देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है कि चाहे आज के टाइम हम जैसे ही जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे जैसा भी प्राणी है, वो इस अर्थ पर रह रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचुरल चीज़ है उस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। क्योंकि बात करें अगर हम, तो एयर जो हम सांस लेते हैं ऑब्वियसली नेचुरल नेचर से मिलती है हमको, ठीक है। खाना अगर आप बात करो, अगर आप बोलो कि नहीं जी हम तो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जूस पीते हैं, सो अगर वो भी कहीं ना कहीं नेचर से आता है। क्योंकि अगर बात करें हम गेहूँ की, ठीक है, सो आई थिंक रोटी गेहूँ की मिलती है, शायद उसी का तो बनता है बर्गर पिज़्ज़ा, क्योंकि उसी का ब्रेड बनेगा और फिर ब्रेड का बर्गर पिज़्ज़ा बना। सो ऐसा नहीं है कि आप चाहे बड़ी बड़ी ये चीज़ें खा रहे हो या फिर मजीटो पी रहे हो या फिर बड़े बड़े जूस पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो इनका कहीं ना कहीं नेचर से नहीं लिंक है। ये भी कहीं ना कहीं का अगर बात करो इनका पीछे प्रोसेस पे देखो तो ये भी नेचर से ही आती हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल ड्वेलिंग अगर पहले के टाइम की बात करो तो लोग गुफाओं में अपना घर बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब आज के टाइम में चाहे उन्होंने बड़ी मल्टीप्लेक्स कम्प्लेक्स बना दिए, बड़े बड़े घर बना दिए, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी इन्वायरमेंट की सही है, क्योंकि उनके घर में कहीं ना कहीं लकड़ी तो उनके घर में भी लगेगी, ठीक है। आयरन जो लोहे की चीज़ें लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आयरन भी जंगल से मिलता है, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें अगर जो भी हो गया, सो नेचर ऑब्वियसली इसमें कोई मतलब बहस करने वाली बात नहीं है, हर इन चीज़ पे हम नेचर पे डिपेंड है। We use of land for cultivating crops. Soil provides nutrients needed for the growth of plants. Land form determine the soil types found in the one area, and soil itself varies from place to place. Some soils are rich in nutrients and other are lacking in them. The soil lacking nutrients need the addition of fertilizers. Climate and short-term weather changes are categorized mainly by winds, temperature, pressure, and rainfall, and are determined by the properties of all atmosphere. Air in the atmosphere provides living organism with oxygen, without which survival of most living organism will be threatened. So ये वाला टॉपिक है, इसमें रेयर चांस से शायद पेपर में आया, लेकिन इस बार असाइनमेंट में पूछा गया। दोस्तों नॉर्मल इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो डिपेंड है ये इन्वायरमेंट पे, क्योंकि हमको एयर जो है वहाँ से मिलती है, ठीक है, वाटर जो है यहाँ से मिलता है, फूड जो है यहाँ से मिलता है, शेल्टर जो है यहाँ से मिलता है। बात करें तो सॉइल है, जो सॉइल जो है न्यूट्रेंट्स कितने प्रोवाइड करती है हमारे ओवरऑल अर्थ को, ठीक है। और बात करें प्लांट्स की, तो सॉइल जो है वो प्लांट्स में भी इतना ज़्यादा न्यूट्रेंट्स देती है, मिनरल्स देती है। उसके बाद प्लांट्स है जिसमें हम जीते हैं, ठीक है, प्लांट्स होगी तो हमारी लाइफ होगी, और भी बड़ी ज़्यादा जिससे हम फॉरेस्ट है जिसमें हम डिपेंड है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हम डिपेंड हैं, और ये सारे हमको नेचर से मिलते हैं, तो इसलिए हमको नेचर इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और ये इसलिए हमको इन्वायरमेंट पढ़ना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखें किस तरह से ह्यूमन है आज के टाइम पे डोमिनेंट हो गया है। हम हमको कुछ मूवीज़ अगर हम देखते हैं तो एक मूवी थी दिल्ली सफारी, शायद आप सबने देखी होगी, ठीक है। या फिर एक न्यू वेब सीरीज़ आई थी प्राइम वीडियो पे आर्या पार, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया या सबसे बड़ी एग्जाम्पल यार अवतार मूवी, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर सिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक उसके ऑर्गेनाइजेशन के बंदे एक मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ऐसे जंगल में जाके लोगों को तहस नहस करते हैं, और यहाँ पर अपना साम्राज्य मतलब अपना इलाका बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों, कोई इंसान वहाँ पर रह रहा है तो रहने दो उनको, लेकिन नहीं ना, फिर खप करनी होगा जाके खो करने। तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो मतलब मूवीज़ में हम दिखाया गया कि किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बंदे जाके अवतार मूवी में जहाँ पर जो उनके लोकल ट्राइबल्स नहीं बोल सकते, उनको ऐसे जंगली टाइप की कैसी प्रजाति है वहाँ पर रह के उनका जो एरिया है, उनका जो टेरिटरी से छीनना चाहते हैं और वहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको भी मतलब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। ह्यूमन मॉडिफाई नहीं करते हैं, उनको मेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कोई पार्क या सेंचुरी नहीं बनाना चाहते, वहाँ पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वो खोलना चाहते हैं, ओके। सो लेकिन किस तरह से हम देखते हैं अवतार मूवी में जो उनके जो हीरोज है वो बड़े से टक्कर देते हैं उनको, ठीक है। सो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन देखने को मिलता है। सो इसमें हमको ये देखने को मिलता है जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट है इन्वायरमेंट पे, क्योंकि आज के टाइम के ह्यूमन के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है या जिससे वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। सो इतना ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो नीचे सीधी हम मेन पॉइंट पे चलेंगे। सो यहाँ पर अप्रोचेस बताइए हमको, थ्री अप्रोचेस हमको जिसमें ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन दी गई। सबसे पहले कौन सी अप्रोच है, डिटर्मिनिज्म, सेकंड पॉसिबिलिज्म, और थर्ड इकोलॉजिलिज्म या फिर ठीक है, और थर्ड अप्रोच है इन्वायरमेंटलिज्म या फिर इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। तीनों हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होती हैं, ठीक है। सो हमारा सबसे फर्स्ट अप्रोच है डिटर्मिनिज्म। द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक रेट्जर, which was further expanded by Ellsworth Huntington. This approach is based on the concept of nature control humans or earth-made humans. This is also known as environment determinism. According to this approach, human beings is largely influenced by nature. In fact, the determinism states that human being is subordinate to the nature environment because all aspects of human life, such as physical, social, economic, political, and ethical aspects, are not only depend on but are dominantly controlled by physical environment. So इसमें ये बताया गया कि जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं जो नेचर के अंडर है, नेचर डोमिनेंट है। नेचर अगर अपने पे आ गई तो ह्यूमन को डाउनफॉल करा
सकती है, ह्यूमन को कंट्रोल कर सकती है। तो इसमें बताया कि जो नेचर है वो डोमिनेट है और नेचर के, ठीक है, मतलब नेचर जो है ह्यूमन को कंट्रोल करती है, कंट्रोल कर रही है। ओके, सेकंड अप्रोच है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, ठीक है, द टर्म पॉसिबिलिज्म, सो ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर भी इग्नो के स्टूडेंट्स है तो वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नहीं बट एमसीक्यू जानेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये पर अभी हमने पिछले डिटर्मिनिज्म की बात करें तो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिक रज़ाल ने दी थी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म याद करना। अब पॉसिबिलिज्म की टर्म किसने दिया? द टर्म पॉसिबिलिज्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन Lucien Febvre, ठीक है। Possibilism approach is the study of human environment relationship is an offshoot of the criticism of environment determinism. The evolution of such human environment relationship was influenced by advancement of science and technology. Possibilism indicate that the physical environment is passive and human being is active agent to liberty choose between wide range of environment possibilities. According to this approach, the pattern of human activity is a result of initiative and mobility of human being operating within the natural framework. However, it was agreed upon the possibilities that humans lack the abilities to fully attain the nature and is not always victorious over it. As a result of above, some scientists and academics wished for cooperation with the nature or mutual interaction of human being and with environment. So यहाँ पर इसमें भी ये बताया गया कि किस तरह से जो ह्यूमन बींग है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, या फिर जो बताया कि लेकिन बात करें एडवांस ह्यूमन बींग्स की तो आज के टाइम पे हमने देखा कि किस तरह से जो ह्यूमन एडवांस है टेक्नोलॉजिकली बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजिकली जो ह्यूमन है वो अर्थ से, इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा दूर चला गया हुआ है, ठीक है। और किस तरह से जो है वो माइग्रेट होके मतलब इन्वायरमेंट से थोड़ी तरह दूर आ गया और उसने अपने टेक्नोलॉजिकल दुनिया बना दी, एक ऐसा एरिया बना दिया जहाँ पर वो कहीं ना कहीं से लैक कर रहा है इन्वायरमेंट से। सबसे फर्स्ट पता है कि पॉसिबिलिज्म के टर्म फ्रेंच का हिस्टोरियन लुइस बेवरे ने दिया, ठीक है। और हमको देखने को मिलता है कि जो पॉसिबिलिज्म हमको बताता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो पैसिव है और ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्टिव एजेंट का रोल प्ले करता है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो दो अप्रोचेज हमने देख ली, environmental or ecological approach, ठीक है। ये दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन वन हैंड एंड इंटरेक्शन अमंग the organisms on the other is given equation. This approach describes human being as an integral part of nature or environment. Human being as most skilled and intelligent has unique role to play in maintaining natural environment as healthy and productive as it should be. This approach emphasizes on wise and restrained use of natural resources and application of appropriate environmental management program policies and strategies, keeping in view certain basic principles of ecology so that already depleted natural resources are replenished and health and productivity of natural resources is restored. The ecological approach is best reflected in the concept of sustainable development which we will discuss in the following session, ठीक है। सो इकोलॉजी इन्वायरमेंटलिज्म और या फिर इकोलॉजिकल अप्रोच जिसको आप बोलते हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, सो किस तरह से वो ह्यूमन है, हम बात करें ओवरऑल अर्थ में जितनी भी स्पीशीज़ है तो ह्यूमन ही सबसे इंटेलिजेंट है, मोस्ट स्किल्ड स्पीशीज़ है। और हम किस तरह से ह्यूमन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इन्वायरमेंट को एक हेल्थी इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए। ओके, सो ये कर सकता है, उसको और भी ज़्यादा कोशिशें हैं जो इस फील्ड में करनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? नॉर्मली आपको अगर आपने मैं नॉर्मली आपको एकदम कंसेप्ट बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आजकल के पर्टिकुलरली आज के टाइम के रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से केयरफुली, इस तरह से अच्छे से यूज़ करना कि उनको हम आज भी यूज़ कर पाएँ और कहीं ना कहीं हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन है उनको भी यूज़ कर पाएँ, मतलब हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करके कि हम भी यूज़ कर पाएँ, हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट पूरी और हमारी फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, उस तरह से उनको यूज़ करना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको सस्टेनेबल रिसोर्स, ठीक है। तो क्या है कंसेप्ट? द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was formally defined in the report titled Our Common Future. This report was outcome of deliberation of group constituted by World Commission on Environment and Development. भाई साहब यहाँ पर हमको फुल फॉर्म देखने को मिल गई है किसकी? WCED, ठीक है। सो ये भी आ सकती है पेपर में, आपको याद नहीं है। WCED फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड चेयर्ड बाय देन नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ब्रो हार्लेम Brundtland, ठीक है। Brundtland Commission defines sustainable development as development that involves meeting the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आज की जनरेशन की जो नीड्स हैं, आज की जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करते हुए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएँ, फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर दें, उनके टाइम पे भी वैसे ही हों, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गॉट इट? This definition of sustainable development initiated a lot of debate. The scientists were of the opinion that term need and development has not been defined properly in the report. Need cannot be generalized universally
It varies from place to place and person to person. Similarly, development was also not properly defined. The report explained development as something people do to improve their life. Therefore, it becomes amendable to varied interpretations. A more precise definition with clearly spent goals remains exclusive. अच्छा, सो इसमें भी उन्होंने जो बाद के टाइम के लोगों ने, बाद के साइंटिस्ट ने इसका क्रिटिसिज्म किया। उनको कोई काम है नहीं घर पे, देखो अब इनका मतलब यहाँ पर इनका क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने इसमें बताया कि जो आपके जो डेफिनेशन में जो नीड है ना, नीड शब्द और डेवलपमेंट शब्द वो गलत है। गलत मतलब मतलब आप किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बोल सकते कि उसकी क्या नीड है, ठीक है। मतलब एक टाइम के लिए, आज के टाइम के लिए कोई चीज़ नीड है, वो दूसरे टाइम के लिए नहीं होगा। जैसे आज के टाइम पे हर इंसान के पास व्हीकल, गाड़ी की नीड है, ठीक है। लेकिन बात करें पुराने टाइम की या फिर बात करें फ्यूचर की, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन जितना बढ़ जाएगा, उस टाइम उसकी नीड नहीं होगी, ठीक है। उस टाइम उसकी नीड नहीं होगी। सो आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर रिसोर्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते कि हाँ इस चीज़ की नीड है, ये इस चीज़ को इतनी से फुलफिल करते हुए हम चलेंगे, या फ्यूचर में हमको इसकी नीड नहीं होगी। डेवलपमेंट, वही बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि हम मतलब आज के रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करें कि फ्यूचर में भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़े और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन वो उसको यूज़ करें। इसी प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब टोटली उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया दो शब्दों का, नीड और डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि नीड और डेवलपमेंट को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम, ठीक है। हरमन डेले, एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट, referred to sustainable development as an oxymoron. Do you know what is oxymoron? Oxymoron is a figure of speech that combines two usually contradictory terms into compressed paradox that is bittersweet, pretty ugly. The definition of development is not precise enough to make it more in favor of nature conservation than on building roads, factories, infrastructure, etc. The Oxford Dictionary meaning of development is stage or एडवांसमेंट। सो नॉर्मली यहाँ पर ये बताया कि हार्ले डेविड जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पर भी एमसीक्यूज आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने टर्म दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन, ठीक है। क्या दिया? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में दो शब्द है, मतलब जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसके अपोजिट है, जैसे बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठ, ठीक है, प्रेटी और अगली। सो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्दों को मिलने से उन्होंने बताया कि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सो मतलब इस तरह से, कुछ तरह से उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया। उन्होंने कहा डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप फैक्ट्रियाँ बनाओ या बड़ी बड़ी रोड बिल्डिंग बनाओ। डेवलपमेंट का अगर बात करें ना, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार डेवलपमेंट का मतलब होता है एक स्टेज या फिर एक ऐसा टाइम एडवांसमेंट विद आप रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को साथ लेके चल रहे हो, ना कि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय तबाह करके मतलब आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पर इन्वायरमेंट है, जहाँ पर नेचर फॉरेस्ट है, यहाँ पर नदियों को सब कुछ खत्म करके, फॉरेस्ट को तबाह करके आपने वहाँ बिल्डिंगें बना दी या इंडस्ट्री बना दी, वैसा उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। उन सबको चीज़ों को साथ लेके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप एडवांसमेंट कर रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, आप लोगों की लाइफ आसान कर रहे हो, उसको एडवांसमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं हम क्या है। सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू प्रोसेस विच कैन बी कंटिन्यूड indefinitely without depleting the resources based on which it depends. Therefore, it is the practical goals towards which our interaction with the natural world should be directed. The guiding principle of sustainability cut across ecological, economic, social and cultural dimensions. तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात बता रहा है कि इस तरह से सस्टेन करना, ठीक है, किस तरह से जो आज के रिसोर्सेज हैं उनको आज की तरह से यूज़ करके हम बाद में भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी फ्यूचर जनरेशन उस पर डिपेंड है, ठीक है, वो भी उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए अपने यूज़ के लिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है उनको पूरी तरह से डिप्लीट नहीं करना है। ओके, the concept of sustainable development is now well accepted at international, national and local levels. It has been emerging a strong alternative model of development after a long debate and discussion since Rio summit in रियो समिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताया कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट के इशूज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। इन्वायरमेंट हमारा हमको पता है कि डिप्लीट होता जा रहा है, और हमको देखने को मिलता है जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गया। क्यों? क्योंकि हम अपने रिसोर्सों को कम अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा उठाया गया जिसको हम बोलते हैं रायो समिट, ठीक है। तो रायो समिट कब हुआ था मैं आपको बताता हूँ। रायो समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. There are three important disciplines traditionally concerned with the process involved conceptualizing sustainable development. The discipline of economics is mainly concerned with growth, efficiency, and optimum with the use of. On the other hand, sociologists mainly focus on human needs and on concepts like equity, empowerment, or social conscience. Ecologists show their great concern for preserving natural system, for living within carrying capacity of environment and dealing with efficient environment. अच्छा, सो यहाँ पर नियम इतना ही बताया कि जब राया समिट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो काफ़ी सारे डिबेट्स हैं, जो काफ़ी सारे मुद्दे हैं, वो उठाए गए थे अर्थ को लेके, जिसमें हमने बड़े सारे डिसीजन लिए अपने अर्थ को बचाने के लिए। सो उसमें बताया कि जब हम बात करें तो तीन एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, तीन कैटेगरी, जिसमें मतलब
अप्रोचेज या फिर जिसको तीन फिलोसफिकल थ्योरीज में ना, जैसे उसमें सोशलिस्ट थ्योरी आती है, इकोनॉमिक थ्योरी आती है और इन्वायरमेंटल थ्योरी आती है कि किस तरह से जो सोशलिस्ट सोचता है, सोशलिस्ट का क्या कहना है कि भैया हर एक इन्वायरमेंट में एक इक्वलिटी मिले, ठीक है, एम्पावरमेंट मिले, उसके बाद वो भी रह सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि किस तरह से हमको इकोनॉमिकली जो रिसोर्सेज हैं वो अपने खर्चने चाहिए, इसी के इसके लिए इन्वायरमेंट को मतलब नज़र में रखते हुए हमको किस तरह से स्टेप्स उठाने चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंटलिस्ट थ्योरी है उसमें हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से हमको इन्वायरमेंट के लिए स्टेप उठाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए इन्वायरमेंट को, उसके जो रिसोर्सेज हमको प्रिजर्व करना चाहिए, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करके किस तरह उसके रिसोर्सेज को बचाना है और अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ओके, सो ये हैं 3 पिलर्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर, आप अगर आपको कभी क्वेश्चन हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम याद रखनी है, ठीक है। सो इन्वायरमेंट, अगर पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट की बात करो तो हमको देखने को मिलता है एयर, देखने को मिलता है लैंड, देखने को मिलता है वाटर, मिलती है बायोडाइवर्सिटी, मिलती है क्लाइमेट, मिलती है मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स हमको देखना प्रोडक्शन मिलती है, प्रोडकास्टिंग मिलती है, मार्केटिंग मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मिलती है देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। सोशल में मैं आपको बताया, सोशल जो थ्योरी, सोशल में क्या देखने को मिलता है, सोशलिस्ट जो मेन थ्योरी कंसर्न किस लिए होता है कि भैया हमको क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, क्लॉथिंग होनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ठीक है। तो जब सोशल और इन्वायरमेंट की थ्योरियाँ मिलती हैं, जो सोशल इन्वायरमेंट की, तो हमको देखने को मिलता है वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है, रिसोर्स मैनेज, प्रॉपर्टी राइट्स तो हमको चाहिए, ठीक है। जब इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट की जब इंट्रैक्शन होता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइबिलिटी एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और जब सोशल और इकोनॉमिक्स की थ्योरी एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट होते हैं हमको क्या मिलता है, कंज्यूमर अवेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी। और ये जो 3 है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स। आई होप कि आप सबको याद हुए होंगे। प्रायोरिटी एरियाज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है सो उसके लिए कौन कौन से प्रायोरिटी एरिया, क्या क्या हमको स्टेप उठाने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद, आई होप याद करना है और लिखना, ठीक है। इसको भी नोट करें। स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। सो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दर बदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, ठीक है। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमको सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है और भी ज़्यादा अवेयरनेस इन की ज़रूरत है, ठीक है। एजुकेशन की ज़रूरत है देखने को मिलती है और सबसे बड़ी बात और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, सो जिससे कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। दिस इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ऑल अदर प्रायोरिटी एरियाज, ठीक है। रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेवलप, इंप्रूविंग हेल्थ, लॉन्गिट्यूडिटी एंड लिटरेसी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रबिंग ऑफ लॉस्ट स्पीशीज एंड एक्सटेंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर पोल्यूशन। सो ये किस काम में, इस रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की बात करें तो ये क्या हेल्प करेगी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या रोल है, ये इसका रोल करेगी जो लैंड डिग्रेडेशन उसको कहीं ना कहीं खत्म करेगी। ऑब्वियसली अब बात करें अगर हम तो जहाँ पर जो पुअर वर्ग हैं, ठीक है, जो गरीब वर्ग हैं आज के टाइम के, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो यहाँ आ जाएंगे, जहाँ पर बस्ती में बसाएंगे या फिर रहेंगे, अगर कल्टिवेट लैंड है वहाँ पर अपनी वो करेंगे तो वो ऊपर से वो लैंड भी आप डिग्रेड होगी क्योंकि वहाँ पर वो रह रही हैं, ठीक है। अब वो लैंड का भी कोई यूज़ नहीं रहा। और हम बात करते हैं स्पेशीज़ जो है उनका भी बड़ा ज़्यादा हमको एक्सटेंट देखने को मिलता है। जैसे हम बात करेंगे जंगल जंगल काट रहे हैं, वो मेरे जो स्पेशीज़ जंगल में रहते हैं या फिर मार जाएंगे या फिर उनको मार दिया जाएगा, शिकार कर दिया जाएगा, या फिर वो एक्सटेंट हो जाएंगे, छुप जाएंगे, कहीं दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी ज़्यादा एक्सटेंशन से सामना करना पड़ता है। ओके, सो ये भी मतलब हमको इसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके थर्ड क्या, मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, दिस इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग द सोइल इरोजन एंड डिक्रीजिंग द यूज ऑफ हार्मफुल एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कर्बिंग द सोइल बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर एक बात की गई है कि हमको एग्रीकल्चरल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो किसान वर्ग हैं वो काफ़ी तौर पे जो एग्रीकल्चर में अपने मतलब फर्टिलाइजर्स काफ़ी यूज़ करते हैं आज के टाइम के, जो केमिकल फर्टिलाइजर जो कि मिट्टी की जो उपज खत्म कर देते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खत्म कर देते हैं, जिससे कि उनको नुकसान उठाना पड़ता है बाद में। जैसे अब हमने इतनी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे हमने नेचुरल फर्टिलिटी नहीं यूज़ किया, लेकिन हमने केमिकल फर्टिलिटी यूज़ कर दिया, हमें केमिकल्स डाल दिया, ठीक है। सो इसमें एक टाइम के लिए पर्टिकुलर के लिए तो जो अनाज है वो अच्छे से उग जाएगा, लेकिन हम बात करें बाद के टाइम पर तो यहाँ की इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो फर्टिलिटी थी यहाँ पर वो खत्म हो जाएगी उस केमिकल की वजह से। सो हमने कोशिश करनी है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखें, ठीक है, जाके जैसे कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन भी होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिट अब फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, ऑब्वियसली कब की बात करें, दिस इंक्लूड रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्टलैंड, प्रोटेक्शन ऑफ अदर लिविंग रिसोर्सेज, कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन लेयर डिप्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स। सो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से जो हमने लैंड की प्रोटेक्शन करनी है, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी है। ओबियसली अगर हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करेंगे तो उसमें जो अदर अदर हैबिटेट है, उसमें जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होगी, और वो भी हर एक जो प्राणी आज के टाइम के तो इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक साइकिल में चेन साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें रोल है, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली बात ह्यूमन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ह्यूमन ही डोमिनेट है। ओके, सो फॉरेस्ट को हमने अपना कंट्रोल करना है, फॉरेस्ट को मतलब काटने से कंट्रोल करना, क्योंकि किस तरह से हमको देखने को मिलता है जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। और अभी आपको पता होगा कि जो ओजोन लेयर है वो किसका काम करती है, वो जो ओजोन लेयर है वो शील्ड प्रोटेक्टर का काम करती है, जो सन की रेज को छान के मतलब ऐसे भेजती है उस लेयर से, जो कि अगर वो रेज अगर हम पे डायरेक्ट पड़ जाएँ तो हमको कैंसर होने का खतरा होता है। लेकिन जो हमारी एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, जब सन की किरणें उस पर पड़ती हैं और उससे छन के आती हैं, सो वो काफ़ी अच्छी होती हैं हमारे
स्किन हमारे लिए मतलब ऑब्वियसली मन के लिए। ओके, सो हमको देखने को मिलता है जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट होती जा रही है, उसके लिए बड़े ज़्यादा रीजंस हैं, जैसे CO2 है रीज़न, कहीं ना कहीं CFC है, मीथेन है। ओके, make water and energy use sustainable. These include empowered energy efficiency, conserving energy and development renewable energy resources. This is important for reduction air pollution and degradation. हम देखते हैं कि मिलता है कि किस तरह से जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, किस तरह से जो मतलब वेस्ट बढ़ता जा रहा है, और अगर वही वेस्ट हम जो ह्यूमंस है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में डंप कर देते हैं या वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, और एयर पोल्यूशन होता है, जिस तरह से लैंड डिग्रेडेशन होती है, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है अगर आप जब यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकोगे। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो ये भी बहुत ज़्यादा एक इशू है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सेवंथ हमारा पॉइंट क्या है, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, जैसा भी मैंने बताया। दिस इंक्लूड इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, एनर्जी, मिनरल्स एंड वाटर रिड्यूस। हम अपना वेस्ट यहाँ फेंक देते हैं जिस तरह से, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं मिट्टी में जम जाता है, और बाद में वो मिट्टी डिग्रेड हो जाती है, मतलब क्योंकि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उस वेस्ट को डिग्रेड करते करते, जो कि बाद में सॉइल इरोजन होता है जिससे, और हमारे वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करो, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ दिया, और वाई इज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियल। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है, और बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी था। ठीक है, सो ये बात करें कुछ कंपनीज जहाँ पे 2015 से लेकर 2030, ठीक है, अगले 2030 तक ये अचीव करने की कोशिश है पूरे UN के द्वारा। ठीक है, सो मैं आपको इसके ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ दिखाता हूँ। सो देखो यहाँ पर, The United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992 and World Summit on Sustainable Development at Johannesburg in 2002 have drawn the attention of people around the globe to the deteriorating condition of our environment. This has been again reforming by United Nations by adopting 17 sustainable development goals in year 2015. It has been described that these sustainable goals would be achieved in next 15 years. ठीक है, सो 2015 में मतलब कहीं से स्टार्ट कर 2016 से स्टार्ट है और 2030 तक। ठीक है, सो ये जो 17 सम गोल पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं जो UN है उसकी कोशिश है उसको अचीव करने की। ठीक है, सो कौन कौन सी हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी। इसलिए अगर आप बात करें आज की, तो पॉवर्टी एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री की बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी बड़ी ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट 30 ईयर में कोशिश है कि पॉवर्टी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जीरो हंगर हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो कई बड़े ज़्यादा लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो कई लोग जो है रेलवे पटरी ट्रैक्स या वहाँ पर भूखे में होते हैं, कि मतलब हंगर, जिनके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं लेगा। सो कहीं ना कहीं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट शायद जनरेशन कर दी जाए, और कल कोई भूखा ना रहे, जीरो हंगर। गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, ऑब्वियसली हर इंसान के लिए गुड हेल्थ जरूरी है, तभी वो सस्टेन कर पाएगा, तभी वो जी पाएगा और अच्छे यहाँ काम कर पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला है UN ने, क्योंकि आप बात करें आगे तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कमी है, लेकिन हम बात करें एडवांसमेंट का, अगर बात करें इंडिया की एजुकेशन और जापान की एजुकेशन कम्युनिटी को कंपेयर किया जाए तो, या फिर अगर हम बात करें इंडिया के बच्चे कितने बाहर ज़्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड की बात करें अगर, ठीक है, या फिर और भी बड़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन में अमेरिका में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के सिस्टम में जो कहीं ना कहीं वो, इंडिया की अगर बात करें सिस्टम को, जो कोई पैट्रियार्किकल सिस्टम चलता है, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो एंशिएंट चलता है। अगर हम बात इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो आप हिंदी में आपको इंडियन हिस्ट्री में आपको फर्स्ट जब एंशिएंट पढ़ना पड़ता है, फिर मेडिवल पढ़ना पड़ता है, फिर मॉडर्न पढ़ना पड़ता है, फिर प्री मॉडर्न पढ़ना पड़ता है, पोस्ट मॉडर्न पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो इतनी ज़्यादा जरूरी चीज़ पढ़ने की है नहीं। जो आजकल के स्टूडेंट के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो उसकी नीड है, जो उसके फ्यूचर में आने वाला है, वो पढ़ाओ, जो कहीं ना कहीं यूजफुल रिसोर्सेज हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करना, लेकिन इंडिया का और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बहुत अच्छी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, सो अभी तक हमने क्या क्या क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बड़े ज़्यादा तौर पे हमको, कि ये लड़का है, ये लड़की है, या फिर ये ऑब्वियसली हमको देखो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को मिलती है, जो कि खत्म होनी चाहिए। वो भी कहीं से खत्म होगी अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होगा, आपकी सोच उतनी अच्छी होगी। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हमको देखने को मिलता है, कितने लोगों को साफ पानी देखने को पीने को मिलता है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जिससे मिलेगी लोगों के लिए, और भी बड़े ज़्यादा अच्छा आसान काम हो जाएंगे। रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑब्वियसली, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल। सो ये 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आई होप कि आप सबको समझ आएंगे और आपने अच्छी तरह से याद कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इधर क्या बता रहा है, इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी विच प्रोवाइड वेरियस रिसोर्सेज फॉर पीपल। ओनली अबाउट 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड ग्लोबली। स्टिल मैनी मोर रिमेन टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड। अटेम्प्ट आर मेड टू कंजर्व देम इन ex situ, outside their natural habitat and in situ in their natural habitat situation.
सो यहाँ पर इतना ही बताएगा कि इंडिया एक ऑब्वियसली आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी में कितना रिच है। 1.7 की बात करें, इतने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की जो आज के टाइम पे हमको ग्लोबली ढूंढ लिया हमने पता कर, लेकिन इसके अलावा भी और भी 1.7 के अलावा भी और भी पता नहीं आज तक कितनी ज़्यादा मिलियन जनरेशन है जिनके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया, जितने ज़्यादा जिनके बारे में ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं लग पाया, स्टिल क्वेश्चन में। और हमको बात करें कि उनको इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू मतलब एक पर्टिकुलर इन सिटू और एक्स सिटू की बात करें तो अगर हम अभी आपको आगे डिस्प्लेस भी देखने को मिलता है, आई होप कि आप सब इसको, ये आपको होमवर्क है, आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। इन सिटू और एक्स सिटू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन सिटू मतलब इंटीरियरली होता है जो ह्यूमन मेड होता है, और एक्स सिटू मतलब जैसे इन सिटू होता है मतलब नेशनल पार्क, और एक्स सिटू मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ठीक है। और इस चैप्टर का एक वापस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। इन्वायरमेंट स्टडीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ जाता है। इन्वायरमेंट स्टडीज enlightened us about importance of protection of conservation of environment at present due to our aggressive consumptionist lifestyle and carbon intensive industrial development. We have created a large number of environment issues both in terms of magnitude, intensity and complexity at local, regional and global level. We shall study about these issues and suggest measures for the migration of environment studies. Let us discuss major environment. So यहाँ पर बताइए कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो डोमिनियंट है हो गया हुआ है, किस तरह से जो ह्यूमन की जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, और किस तरह से जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, और हमारी किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, फिर हम ये क्या ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर कौन से स्टेप्स हैं हमको जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए करने चाहिए, या फिर जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ है क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज़ और एन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इन्वायरमेंट इशू मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट के जो इशूज़ हैं, अब मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर ग्लोबल वार्मिंग किसी जगह की बढ़ गई है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंड के लिए नहीं होगी, ऑब्वियसली ओवरऑल अर्थ के लिए होगी। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो वो ज़रूरी है, ओके। It has been well recognized that environment issues like global warming, climate change, ozone layer depletion, acid rain, marine pollution, and loss of biodiversity are merely national issues, but are global issues, and hence must be tackled with international efforts and corporations. ओके, सो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट पे मुश्किल बन रही है, ओके, मुश्किलात बन रहे हैं। सेकंड क्या है, एमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम इन द वेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सो भैया साहब, डेवलपमेंट के चक्कर में ह्यूमन ने काम खराब कर दिया हुआ इन्वायरमेंट का। इंडस्ट्रीज बना रही है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कितने ज़्यादा कुछ पॉइंट्स आप जैसे होते बाद उनको बोलने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रीज बना दी है, कितने ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहा है। भाई देखो, आजकल की बात करें तो रोड पर जाएँ, यहाँ वहाँ जाएँ तो मॉल्स में जाए देखने को मिलता है कि कई जगह पर मतलब कि डस्टबिन की फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। सो यहाँ वहाँ लोग गन फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो एक इन्वायरमेंटल इशूज़ बन जाता है, ओके। नॉट कि नेशनल लेवल पे आप अगर हम ऐसे गन फैलाते गन मचाते रहे, गन फैलाते रहे, और हम अपने इन्वायरमेंट के लिए हमने अपना कंसर्न शो नहीं किया, सो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर क्या बताया गया, डेवलपमेंट इन मॉडर्न पीरियड हैज़ गिवन बर्थ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, व्हेन विद वेस्टर्न डेवलपमेंट इट हैव एविडेंटली सच है, बात इज इधर प्रैक्टिकल है। यहाँ पढ़ने का फायदा ही नहीं है, तो हमको वैसे समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ, अगर एक मशीन जो है, अब देखो एक पर्टिकुलर जगह पे एक इंडस्ट्री में 100 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने ले आई है एक मशीन ले आई है, ठीक है। अब वो मशीन है 95 बंदों का काम कर रही है, वाह, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है भाई साहब। बहुत अच्छी बात किसके लिए है? बहुत अच्छी बात उस मालिक के मिल के लिए है, क्योंकि उसको 95 बंदों की जो तनख्वाह है वो नहीं देनी पड़ेगी, एक मशीन लेगी। अच्छा, मुझे अब 5 बंदे काम कर रहे हैं और प्लस मशीन काम कर रही है, 5 बंदे प्लस मशीन। अच्छा, मुझे बताओ 95 बंदे कहाँ जाएंगे? नहीं बताओ ना, फिर 95 बंदे कहाँ जाएंगे? देखो, डेवलपमेंट ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट पर, ठीक है, जहाँ पर वो हमारे काम को आसान करें, ना कि हमको डोमिनेट करें। आज की बात करें, सो हम अगर बात करें तो कौन सी मूवी थी, हाँ, 3 इडियट्स मूवी थी, उसमें रणछोड़ दास छांचड़ का एक डायलॉग था, आमिर खान साहब का एक डायलॉग था कि आज के टाइम का ह्यूमन पेन की निप से लेकर पैंट की जिप तक मशीन पर डिपेंड है, ओके। सो यस, ऑब्वियसली सामने देखने को मिलता है आज के टाइम में, अगर जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है। अब शायद बेंगलोर जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली में डेवलपमेंट एरिया माना जाता है, जो कि मतलब, और हमने देखा कि किस तरह से जो आजकल के टाइम में रोबोटिक मशीनरी भी काफ़ी आ गई है, ठीक है। अब देखो, रोबोट्स भी आ गए, इंसान का काम खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि टाइम ऐसा है कि हर जगह रोबोट्स होंगे, इंसान को भी मेरा टाइम म्यूजियम में डालना पड़ेगा, ऐसा नौबत नहीं आए। सो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आपको देख रही है, जो ऐसी चीज़ पढ़ रही है, देखो, मशीन एक लेवल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। हाँ, मैं इसके एक्चुअली खिलाफ हूँ। डेवलपमेंट एक कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रॉपर चीज़ के लिए रखो, लाइक अगर बात करें ट्रैवल की एक फॉरेस्ट एरिया की, तो रोड और पानी, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कंपल्सरी नेसेसरी, बस उसके अलावा क्या जरूरत है? उधर आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना दोगे, फैक्ट्रियाँ बना दोगे, इंडस्ट्री बना दोगे, उसके चक्कर में तो उसके सारे एरिया की जो नेचुरलिटी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इसके खिलाफ मैं थोड़ा सा वो हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव डाल रही है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली इतना सब पहले काम तो खराब हो रहा है, लेकिन अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है भाई साहब, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की। ऑब्वियसली अगर शायद बात करें 2030 तक इंडिया जो सेकंड नंबर पे है वो 1 नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन में। सो चलो, इसमें भी हमको ऑब्वियसली बात है कि
सो इसीलिए हमको नेचुरल रिसोर्स की भी बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमको अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाने की जरूरत है ताकि हमारे जो आने वाले फ्यूचर उनके लिए बच रहे हैं। ओके, ये भी मतलब प्रायोरिटी एरिया हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सॉरी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्वायरमेंट की स्टडीज इंपॉर्टेंट, क्या ये फैक्टर से डाल रहे हैं, ठीक है, क्या इनकी नीड है। और नेक्स्ट क्या, नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑब्वियसली हमको एक सॉल्यूशन की जरूरत है यार, जिस तरह से बढ़ रही है। इट इज एसेंशियल स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइंड अल्टरनेटिव पाथ टू डेवलपमेंट गोल। सच अ गोल वुड नीड डिस्टिंक्शन फ्रॉम द डेवलपमेंट गोल इन मैनर दैट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइड वेस्टफुल होता है। अब हम देखेंगे किस तरह से जो कुछ अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग और डेवलप्ड, ठीक है। सो अंडर डेवलपिंग, सो यहाँ पर ये कंट्री मतलब जो कि अभी बहुत तरह से नीचे है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। डेवलपिंग का मतलब होता है जो भी, यस, जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, जो अपडेट होने की लिस्ट में है, मतलब जो अभी कोशिश कर रही है डेवलप्ड हो जाने की। और डेवलप्ड का मतलब होता है कि जिस तरह से एक कंट्री पर्टिकुलरली वो पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अच्छी है, एजुकेशन अच्छी, मॉडर्नाइजेशन हो गई है, ठीक है। सो उसकी हर एक चीज़ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ओके, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। सो ये बता रही है कि जो डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारे टेक्नोलॉजी की बहुत सारे सॉल्यूशंस की, एक ऐसे रिसोर्सेज के इस तरह से मेंटेन करते हुए चलना कि किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज भी बचे रहें और हम डेवलप भी हो जाएं, मतलब एक ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज विद विड्रॉल प्रोसेसिंग एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव ऑल सिंक्रोनाइज्ड इकोलॉजिकल साइकिल इन एनी प्लान ऑफ डेवलपमेंट। आवर एक्शन शुड बी प्लान एंड सब्सिस्टेंट ऑफ फर्दर। यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से हमारे जो एक्शन है, जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, उनको प्लान होनी चाहिए पूरी तरह से, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। सर नॉर इसमें इसे पढ़ने वाली बात है यार, इसमें इस इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज हमने पढ़ा कि किस तरह से हमको इन्वायरमेंट के लिए अवेयर होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से हमको रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, ओके, किस तरह से हमको अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। और जो हमारी एक्सप्लोसिवली पॉपुलेशन बढ़ती हुई उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे ये हमारा फायदा इन्वायरमेंट को पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पड़ते हैं। हमें इंस्टेंट और एक्सटेंट कंजर्वेशन के बीच डिफरेंस बताना है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट। आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा और बहुत ज़्यादा आपको भी मजा आएगा मेरी तरह, और जिस तरह से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, ये मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बीच बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और वेट कर होप सबके आपको ये वीडियो भी लेक्चर स्टार्ट किए जो स्टार्ट किया हमने आपको पसंद आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके, बाय बाय।